और इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। और शौकत भारती जी हमारे साथ हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी आपसे समझना चाहेंगे कि इस दौरे की अहमियत कितनी ज़्यादा है। जो अमेरिकी सदर गए हैं और भर भर कर चीन की तारीफ कर रहे हैं और कई बिजनेस टाइकून्स को वो साथ में लेकर गए हैं। क्या इशारे समझे जाएं? क्या जो मुल्क भर के एक्सपर्ट सोच रहे हैं, आप जैसे एक्सपर्ट सोच रहे हैं, क्या जो वो सोच रहे हैं वो सही साबित होता हुआ नजर आएगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चाइना की यात्रा है, जो कि 9 वर्षों के अंतराल पे हो रही है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। यद्यपि कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना की जो लीडरशिप के बीच में अन्य देशों में अनेक फोरम्स पे मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये जो बीजिंग की जो यात्रा है, चाइना की यात्रा है, वो 9 वर्षों के अंतराल के पे हो रही है। 2017 में पहली बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर बीजिंग गए थे और उसके बाद अब वो वहां पहुंचे हैं। तो ये जो पूरी जो सिचुएशन है वो जाहिर है कि और ये जो पूरा घटनाक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच के जो संबंध है वो एक मेजर पावर रिलेशनशिप है। दोनों विश्व की टॉप 2 इकोनॉमीज हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज भी हैं, दोनों महाशक्तियां हैं। और महाशक्तियों के बीच में एक संवाद की जो प्रक्रिया है वो अगर बनी रहती है तो ही इन दोनों महाशक्तियों के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी अच्छा होगा, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। महाशक्तियों के बीच में हमेशा एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बने रहना चाहिए। जैसे यूएस और चाइना के बीच में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बना रहता है, वैसे ही भारत और चाइना के बीच में भी, जो कि दोनों महाशक्तियां हैं, उनके बीच में भी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। इसको मैं हमेशा से इस बात को कहता हूँ। लेकिन जहां तक इस यात्रा के दौरान मुद्दों की बात है तो उसमें देखिए ट्रेड, टैरिफ, टेक्नोलॉजी, ताइवान और ईरान, ये सारे जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल वो बहुत अहम होने वाले हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए शौकत भारती जी आपसे समझना चाहेंगे कि जो ईरान का मुद्दा है उसको लेकर क्या तवक्को की जाए इस पूरे दौरे से। हालांकि जाते जाते अमेरिकी सदर ने कहा कि उन्हें चीन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पूरा समीकरण है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उसमें चीन और ईरान के रिश्तों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस फ्रंट पर वो दोनों साथ नजर आए और अमेरिका से जिस तरह का मुकाबला है, उसके मामले में क्या यहां से उम्मीद की जाए और किस तरह की चर्चाओं की तवक्को हो सकती है? शौकत भारती जी। जी देखिए, ये जो दौरा है, सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि पहले वाले जो पैनलिस्ट साहब बोले उनकी कोई आवाज उस तक नहीं पहुंची है। तो ये टेक्निकल चीज है, इसको सही कर दें। ठीक है, अब मैं इस दौरे के बारे में बात कर रहा हूं। इस दौरे की बात जो सारा सब कुछ, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो है ईरान। और ईरान के लिए वो ताइवान के मामले में भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। वजह क्या है कि इन्होंने अरब के तमाम कंट्रीज को पूरी तरीके से अपने फेवर में कर रखा है। और अब धीरे धीरे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें सऊदी अरब से भी हमला हुआ था ईरान के ऊपर, यूएई से भी हमला हुआ था और भी दूसरे कंट्रीज से हमला हुआ था। और अभी जो बड़ी स्पेशल एक चीज, एक नेटो बनाया जा रहा है जिसमें टर्की भी आ रहा है, जॉर्डन भी है, सऊदी भी है, मिस्र भी है। ये भी एक इन्होंने एक मैसेज दिया है कि देखिए हमने ईरान के अगेंस्ट एक नेटो बना दिया। पाकिस्तान में भी उसको जोड़ा गया, लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि वो चाइना को यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है नो नहीं कह सकता। इसलिए चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर बिल्टअप करके रखा है कि तुम अरब कंट्रीज के ऊपर प्रेशर बिल्टअप करो। ठीक है, उधर अरब कंट्रीज को अमेरिका ने कह रखा है कि तुम इस तरह का माहौल पैदा करो जैसे पता चले कि ईरान पूरी तरीके से अकेला है। और उसमें तकरीबन वो कामयाब हो गया। जैसी कि एक न्यूज आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू आए, उसको रिजेक्ट भी किया जा रहा है और बहरहाल वो तो भी है, लेकिन वहां मोसाद का चीफ गया, वहां
इजराइल की आर्मी गई, वहां उन्होंने आयरन डोम लगाया और पूरी तरीके से जो ईरान के ऊपर अटैक हुआ था उसमें दुबई का बहुत बड़ा रोल था। तो सारा जो दारोमदार है इस दौरे का वो ईरान को लेकर है, क्योंकि चाइना का 90% तेल जो है वो ईरान से जाता है। कभी भी ईरान के साथ में वो डिच नहीं कर पाएगा, उसकी मजबूरी है। उसकी मजबूरी चाइना की यह है कि उसको ऑयल चाहिए। रह गई ट्रम्प के खिलाफ, तो कोर्ट ने खुद अमेरिका की जो क्या नाम है टैरिफ से लोगों को डरा रहे थे, वो तो ट्रम्प से छीन लिया गया है पूरी तरीके से। अब वो टैरिफ लगा नहीं सकते, उनका बहुत बड़ा हथियार है। दूसरे वो सोच रहे थे कि हम ईरान के ऊपर कब्जा कर लेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा लेंगे, तब पहुंचेंगे तो हम विनर की हैसियत से जाएंगे। इस वक्त ट्रम्प के पास कोई कार्ड नहीं है, सिर्फ एक कार्ड है कि जो बिजनेस टाइकून को लेकर गए हैं जी, वो बिजनेस टाइकून के जरिए वो ऑफर देंगे सारी चीजों को, क्योंकि $2 बिलियन की एक डील है जो अमेरिका चाहता है कि वो चाइना के साथ में कर ले। चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल हैं जिसके बगैर चिप नहीं बन सकती। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। चाइना भी बहुत आराम से बैठ रहा है और उसने एक मैसेज दिया। उसने ट्रम्प को रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं गया, ट्रम्प वहां से चल कर आए, तो उसने ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि हम अपने कार्ड्स पर बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो बहुत पॉसिबिलिटीज हैं ये यहाँ पर नजर आ रही हैं, और इन सारी चीजों के मायने भी बहुत अलग अलग हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की ये बात है। इसी को आगे बढ़ाते हुए शरद जी आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर तस्लीम करता है और वो उसी तरह से चीजों को आगे बढ़ाता है, लेकिन क्या एक बेटर कॉम्पिटिटर के तौर पर चाइना यहाँ पर अब इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा आ चुका है। जैसे शौकत भारती जी ने कहा कि वो अपने टर्म्स पर यहाँ बात करेगा। जैसे पिछली बार हमने देखा था कि टैरिफ वॉर देखने को मिला था और जबरदस्त टैरिफ लगा दिया गया था। अब आप तारीफ भी कर रहे हैं, आप अच्छे रिश्तों की बात कह रहे हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी आपने टैरिफ लगाया था। तो ये किस तरह की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के इशारे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जब दो विश्व की सबसे बड़ी पावर, चाहे वो मिलिट्री पावर हो, इकोनॉमिक पावर हो, जो आज की डेट में मैटर करते हैं, जब मिल रहे होते हैं तो उनको अपने पास्ट को भुला के आगे किस तरीके से रोड मैप ड्रॉ करना, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और आज की डेट में जब डोनाल्ड ट्रंप अपने इतने बड़े डेलीगेशन के साथ आए हैं तो उनको भी साथ में सोचना पड़ेगा कि वर्ल्ड पीस के लिए वो क्या काम कर सकते हैं, रीजनल स्टेबिलिटी, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या इंडो पैसिफिक रीजन हो, उसमें वो किस तरीके से काम कर सकते हैं। और जब आप चाइना को कॉम्पिटिटर ना मान के पार्टनर मानते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और देखिए, दो जो देश हैं, चाइना और अमेरिका, दोनों में देखिए बुनियादी फर्क है। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, एक सोशलिस्ट है, एक में साम्यवाद है, एक यहाँ पूंजीवाद है। और कैसे आपने सामंजस्य होगा? आप हमेशा से राइवल रहे हैं, हमेशा से एक दूसरे को चेक किया है। आपने चाइना के लिए एनर्जी क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश की, और तमाम ऐसे इश्यूज हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो, चाहे पैलेस्टाइन का इशू हो, चाहे मिडिल ईस्ट की इश्यूज हो, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट हो, चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, चाहे थेफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, चाहे पेटेंट का इशू हो। इतने वाइड एरियाज हैं जिसपे दोनों में डिफरेंसेस हैं। लेकिन आज की डेट में अमेरिका के प्रेसिडेंट क्यों चाइना आए हैं? क्योंकि आज की डेट में उनको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास हो गया कि वो रिसीविंग एंड पे, उनकी इकोनॉमी में जिस तरीके का वो ग्रोथ चाह रहे थे नहीं हो रहा है। वो चाइना के इतने बड़े मार्केट को कैपिटलाइज करना चाहते हैं, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो कि वो बार बार मार्केट खोज रहे हैं। हिंदुस्तान के ऊपर भी उन्होंने प्रेशर डाला था, जिसमें कॉर्न और सोयाबीन और तमाम ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसकी वो मार्केटिंग करने के लिए निकले हुए हैं। साथ में देखिए, उनके साथ जो प्रतिनिधि मंडल में लोग हैं वो देखिए एलोन मस्क हैं, आज के कॉलकॉम के सीईओ है, उनका बेटा खुद जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है वो है, इस तरीके के टिम कुक जो एप्पल के हैं, वो सारे के सारे लोग आए। तो मेरा मानना है कि ज्यादातर बातें मेरे समझ से एआई के ऊपर होंगी, क्वांटम कंप्यूटिंग पे होगी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और किस तरीके से रेयर अर्थ मिनरल का वो अनइंटरप्टेड सप्लाई अपने कंट्री में चाहते हैं उसके ऊपर बात होगी।
ज्यादातर समय उनका ट्रेड एंड कॉमर्स और एआई के ऊपर बात निकलेगा। और रेयर अर्थ मिनरल का वो चाहते हैं कि जब तक उनकी देश की खुद की कंपनियां इतने रिफाइनमेंट करने में महारत नहीं हासिल कर लेती, तब तक उन्हें चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। लिहाजा ये सारी चीजों को वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और साथ में कहीं ना कहीं वो कंसेशन देंगे इंडो पैसिफिक रीजन में। ताइवान को लेकर अमेरिका ने अपने पत्ते खोले नहीं है। अगर ताइवान को लेकर अगर उनमें पॉलिसी चेंज होता है तो एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट होगा। और साथ में चाइना ने कहा, देखिए 4 चीजें आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे जिसमें उनके इंटरनल मैटर हैं, ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, इन सारे पे बात नहीं होगी। बात किस पे होगी? ट्रेड, कॉमर्स। और आज की डेट में मिडिल ईस्ट में आपने जो सिचुएशन क्रिएट कर रखा उससे पूरा वर्ल्ड इफेक्टेड हो रखा है। तो चाहे डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने एयरपोर्ट पे रिसीव किया, जिनपिंग ने नहीं किया, वो बिसाइड द पॉइंट, लेकिन जब वो हॉल ऑफ पीपल में बैठ के बात करेंगे तो मेरा मानना है इन तमाम मुद्दों पे बात होगी। और बिल्कुल, और यहाँ से क्योंकि बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं कि इस मीटिंग से कुछ ना कुछ खातिर नतीजा निकलकर, कोई सॉल्यूशन निकलकर भी सामने आना चाहिए। भले ही अपने मफाद के लिए अमेरिका बातचीत करने गया है, लेकिन जो ओवरऑल क्राइसिस चल रहे हैं उनके लिए भी कोई तवक्को की जा सकती है। संजीव जी, जिस तरह से बहुत सारी चीजों को लेकर नजर डाली जा रही है, अमेरिकी सदर के तेवर को लेकर भी बातचीत की जा रही है, आपने भी देखा होगा किस तरह के स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रहे हैं और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। तो क्या अमेरिकी सदर की तरफ से जो तेवर बदले नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से भी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से जो बिजनेस है वो अमेरिका का भी काफी इफेक्ट हुआ है और वो चाइना से हाथ मिलाने से कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होगा। देखिए, मैं रियलिस्टिकली स्पीकिंग अमेरिका के कोई तेवर नहीं बदले हैं। अमेरिका चाइना के साथ जैसे डील कर रहा है वैसे ही डील करेगा आगे भी। और जहां तक यूएस चाइना रिलेशनशिप की बात है तो ये इस रिलेशनशिप में जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि इसमें कंपटीशन भी है, कंटेस्टेशन भी है, राइवलरी भी है और कोऑपरेशन का भी एलिमेंट है। और वो ये जो यात्रा है वो जाहिर है कि एक लंबे अंतराल के बाद हो रही है। तो ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कुछ चाइना के राष्ट्रपति के बारे में कुछ अच्छी बातें कह दी और वेलकम रिमार्क्स देने की प्रक्रिया में दोनों ही नेता एक दूसरे को जाहिर है कि जो अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल वो करेंगे, वेलकम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा उसकी जो ग्राउंड रियलिटीज को भी हमें समझना होगा। उन बातों में नहीं जाने की आवश्यकता है। जो रिटोरिकल बातें होती हैं और सब्सटेंस जो होता है उसमें अंतर होता है। तो ये यूएस एंड चाइना रिलेशनशिप की जो रियलिटी ये है कि चाइना एक अथॉरिटेरियन कंट्री है और जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक डेमोक्रेसी है। दोनों के सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मॉडल ऑफ गवर्नेंस अलग अलग है। और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व का ये जो चाइना है वो बहुत ही अग्रेसिव है, असर्टिव है। वो जाहिर है कि पूरे विश्व में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 2049 तक पीछे छोड़कर के नंबर 1 शक्ति बन जाना चाहता है। चाइना अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। ताइवान पर फोर्सफुल ऑक्यूपेशन करना चाहता है और पूरे इंडो और साउथ चाइना सी के ऊपर ऑक्यूपेशन करना चाहता है। जापान के सिंगापुर आइलैंड्स को अपने कब्जे में लेना चाहता है और भारत के क्षेत्रों पर भी उसकी कोशिश रहती है। तो ऐसे चाइना और उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नामक एक औपनिवेशिक प्लान है जो शी जिनपिंग का सिग्नेचर प्लान है, उसके तहत वो पूरे विश्व में अपना उपनिवेशवादी विस्तार करना चाहता है। मिलिट्री बेसिस कैसे चाइना बढ़ाने की कोशिश करता है हम सब जानते हैं। तो उसको ग्राउंड रियलिटीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते और ग्राउंड रियलिटीज अपनी जगह है। लेकिन एक बात अवश्य है कि कुछ ऐसे मुद्दे अवश्य हैं कि जिसपे यूएस एंड चाइना सहमत हो सकते हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्मलाइजेशन का जो विषय है उस पर सहमति बन सकती है। मेरा मानना है कि चाइना भी इससे बड़े गहरे तरीके से प्रभावित है और चाइना भी ये चाहेगा कि वहां पर जो ट्रेड है वो नॉर्मलाइज हो और वहां पर जो व्यापार होता है लगभग 20% का जो व्यापार होता है और चाइना की सबसे बड़ी डिपेंडेंसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे है। तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन के लिए अमेरिका भी ये चाहेगा कि चाइना अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ईरान को कन्विंस करे कि वो इस तरीके की ब्लॉकेड को हटाए और वो हटाएगा तो फिर अमेरिका भी अपने नेवल ब्लॉकेड हटाएगा, ये बात स्पष्ट है। लेकिन तो ईरान के मुद्दे पर जरूर दोनों देशों के बीच में सहमति बन सकती है। जहां तक ट्रेड के रिलेटेड इश्यूज हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज हैं, इसमें टैरिफ का विषय है। टैरिफ पे आपने देखा कि किस तरीके से
चाइना ने जब रेयर अर्थ मटेरियल अमेरिका को बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। आपने भी जिक्र किया कि ईरान के मुद्दे पर जरूर चर्चा होगी और सभी इस बात की उम्मीद भी कर रहे हैं। शौकत भाटी जी, जिस तरह से संजीव जी कह रहे हैं, आपको शायद आवाज मिली होगी कि ईरान के मुद्दे पर बातचीत होगी और अमेरिका उम्मीद करेगा कि चाइना ईरान से बात करे, लेकिन जिस तरह से अभी हमने जिक्र किया कि ईरान और चाइना के जो रिलेशन है और जिस तरह से वो उसके साथ है ऑयल इंपोर्ट को लेकर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, तो क्या यहां से उस पूरे क्राइसिस की दिशा तय हो सकती है? क्या कुछ बदलाव हो सकता है? क्योंकि शर्तों को लेकर टसल तो पूरा बना हुआ है। बिल्कुल नहीं। ईरान के साथ जो चाइना के रिलेशन है वो दो तरह के हैं। एक तो ब्रिक्स वाले हैं, दूसरे एंटी अमेरिका जो ब्लॉक बना है उसमें रशिया, चाइना, ईरान मेन बड़े प्लेयर हैं, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, ये सबसे बड़े प्लेयर और पूरी ताकत झोंक दी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए इन्होंने, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा पाए। और अभी आप देखिए कि अभी तक तो ईरान 40 मील के ऊपर अपनी सिक्योरिटी लगाए हुए था स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब उसने 500 किलोमीटर के इलाके को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया कि 500 किलोमीटर के एरिया में जो भी आएगा हम उसे उड़ा देंगे। तो कई बार अटैक्स भी हुए, वो ईरान का रिटेलिएशन भी हुआ और अमेरिका के वॉरशिप्स को वहां से भागना भी पड़ा। तो अब वो चाहते हैं कि किसी तरह से हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा लें। सबसे बड़ा जो है, जो नाक का बाल है, जिसके लिए बड़ा परेशान है कि अपनी जीत दर्ज करके ये कर, या तो हम ईरान पर इतना बड़ा अटैक करें कि ईरान को बिल्कुल बर्बाद करके उस पर कब्जा कर लें, या फिर जो है हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा लें। जाहिर सी बातचीत है, उनको ये पता चल रहा है कि ईरान के ऊपर अगर बड़े हमले हम करते हैं तो रिटेलिएशन में बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पिछले जो अटैक्स हैं उनको इन्होंने देख लिया है कि ईरान ने अमेरिका के तमाम बेसिस के ऊपर पूरी तरीके से अटैक किया। और जब वेनेजुएला से जो उसकी ऑयल की सप्लाई लाइन थी वो तो कट चुकी है। अब चाइना का सिर्फ एक सबसे सस्ता एनर्जी का सोर्स, यानी 90% एनर्जी का सोर्स है वो चाइना है। तो चाइना क्यों ईरान से अलग हो जाएगा? और ये सारी बात इसलिए करने गए हैं, वहां के ऊपर बार्गेन करने के लिए गए। हाँ, बिजनेस डील हो सकती है कोई, इसको तो कहा जा सकता है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब ये जो जाकर कार्ड इस्तेमाल कर रहा है कि देखिए तमाम अरब कंट्रीज हमारे साथ है, यूएई में देख लिए, उसने भी क्या नाम है इजराइल से अपने रिलेशन डेवलप कर लिए, क्या नाम है, इधर आप देखिए कि जौलानी ने भी टर्की की लाइन को क्लियर कर दिया। तो कुल मिला के जो एक प्रेशर लेके गए कि मिडिल ईस्ट हमारे पास है, आप हमारे साथ आ करेगा कि नहीं करेगा ये देखना बेहद अहम है। आखिरी रिएक्शन शरदेंदु जी आपका भी, कि जो चीजें नजर आ रही हैं और जो अरब कंट्रीज हैं वो उसका साथ दिखाने की कोशिश अमेरिका करेगा, तो क्या उससे कोई बात बन पाएगी? क्या कोशिश कर सकता है अमेरिका, या फिर वो इन चीजों से हटके ट्रेड को लेकर ज्यादा तवज्जो देगा? देखिए, दोनों की व्यवस्था में स्ट्रक्चरल डिफरेंस है और ये जो आज की डेट में बात होने जा रही है सामरिक विषयों पे बात होगी और बहुत ज्यादा इससे आप उम्मीद ना करें। मेरा मानना है कि ये ज्यादा जो बात होगी वो ट्रेड एंड कॉमर्स एंड रेवेन्यू जनरेशन और कैसे ट्रेड डेफिसिट को अमेरिका ने कम करना है, कैसे वो अपना एग्रीकल्चर का मार्केट देखेगा, कैसे वो इंश्योर करेगा कि जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है या जो थेफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना में चल रही है, वहां से टेक्नोलॉजी लेके चाइना में उसको कॉपी किया जाता है, बनाया जाता है, उसके ऊपर बात हुई। और साथ में आज की डेट में चाइना ने देखिए बड़े बड़े मेजर प्रोडक्ट जो ब्रांडेड आइटम है उसको उसके कंपटीशन में आता जा रहा है। उसने अपना नया नेविगेशन सिस्टम चला रखा है, तमाम सैटेलाइटें चला रखी हैं, तो अब वो डिफरेंट लेवल पे कंपटीशन कर रहा है। लेकिन दोनों में एक चीज में एग्री करते हैं, दोनों जो ग्लोबल साउथ के नेशन है उनको डील करने के दोनों के तरीके वही एक्सप्लॉयटेटिव है। चाइना भी वही लोन देके देशों को खरीदता है और अपने ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाता है। वही हाल अमेरिका का है, वो मिडिल ईस्टर्न कंट्री और एशियन कंट्री और इंडो पैसिफिक रीजन में तमाम ऐसे कंट्रीज को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाता है जिससे कि उसका प्रभुत्व बनाता है। तो इसमें दोनों में समानता है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में वो क्या स्टेप लेगा, किस तरीके से ये देखना बेहद है काम करेंगे, इसके बारे में दोनों की सोच में कोई बहुत फर्क नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस हवाले से बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।